नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? मैं प्रिंस सर। विहंगम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हमको उम्मीद है कि बहुत ही आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और इस बार 2027 में जो है 450 प्लस लाने का लक्ष्य रखे होंगे। और आप लोग के हम बता देते हैं कि इस विहंगम ऑनलाइन क्लासेस में 10th के सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है कराई जाती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो आज हम इतिहास के जो है दूसरा पार्ट लेकर आते हैं, जिसमें हम पढ़ाना है क्या, तो यूरोप में राष्ट्रवाद था। तो बिना देर किए ही आप लोग हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद में दूसरा क्या था कि आप लोग हम बताए थे कि फ्रांस में क्रांति हुआ था। फ्रांस के क्रांति हुआ था 1789 में, एक हुआ था 1830 में और एक हुआ 1848 में। ये तीन महत्वपूर्ण क्रांति हुआ। ये जो 1789 के जो फ्रांस की क्रांति था, इसका कारण था लुई 16वां, जो बिल्कुल निरंकुश शासक था। ये जनता को देखना नहीं चाहता था, जनता के हित में काम नहीं करता था और वे जो है लोगों को शोषण करता था। लुई जो 16वां था, वो लोगों का शोषण करता था, सामंतवादी व्यवस्था अपना कर रख ले था और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर जाते फ्रांस में तो टैक्स बांध के रख ले था। यानी बहुत ही अत्याचार कर रहा था, जिसके कारण जो है लुई 16वां को गिलोटिन पर चढ़ाकर और उसे मार दिया गया। उसके बाद लुई 16वां के बाद जो है फ्रांस का जो है शासन जनता के हितों में आया, यानी जनता के तरफ आ गया। गद्दी खाली हो गया और जब गद्दी खाली हो गया था तो एक व्यक्ति ने एंट्री लिया था, जिसका नाम था नेपोलियन। याद होगा, आप लोग हम बताए थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो एक बार जरूर देख लीजिए, पार्ट 1। नेपोलियन ने पहले तो सेना था फ्रांस के। जब 1789 में फ्रांस की जब क्रांति हो रहा था, उसमें फ्रांस के सेनापति के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही लुई 16वां का जनता ने गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया तो हो गया, सत्ता हो गया खाली। और जब खाली हुआ तो नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी पर बैठने का कोशिश किया कि हम फ्रांस की गद्दी पर बैठेंगे। तो नेपोलियन ने गद्दी पर बैठा भी, क्योंकि बहुत ही चालाक आदमी था और बहुत ही तेज तराज आदमी था। लोगों के लुभा कर, लोगों को मतलब अपने काबू में करके, और 1804 में यह फ्रांस के गद्दी पर बैठा और 1815 तक जो है यह गद्दी पर बैठा रहा। लेकिन 1815 में ही ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक था। उस मेटरनिक के चलते नेपोलियन को गद्दी छोड़ना पड़ा और नेपोलियन को जो है सेंट हेलेना नामक टापू पर भेजकर और उससे बंदी बनाकर 6 बरस तक उस अंधेरा कमरा में रखा। और उसके बाद जो है 1821 में उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मृत्यु होता है नेपोलियन के, तो उसके बाद जो है जो चांसलर था मेटरनिक, उन्होंने बोला कि जो भी नेपोलियन का जो किया हुआ काम था 1804 से 1815 तक, उस काम को खत्म करो और पहले वाला व्यवस्था को लागू करो। अब जब पहले वाला व्यवस्था को लागू करने के लिए कहा तो समझिए कि भाई मेटरनिक का ही इशारा पर सब काम चल रहा है, इसलिए उस समय को हम लोग मेटरनिक युग भी कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही मेटरनिक की काल आया, मेटरनिक युग आया, तो मेटरनिक ने लुई 18वां को शासक बना दिया। लुई 18वां जो वो भी एक निरंकुश शासक था, क्योंकि था तो था, बुर्बो राजवंश से ही था, लेकिन कुछ कुछ सही था। जैसी जो है उसको गद्दी पर बिठाया, बैठाने के बाद कुछ दिन के बाद जो है उसका मृत्यु भी हो जाता है, मर जाता है। और जब मर जाता है तो फिर बुर्बो राजवंश में जो है अगला अधिकारी आ जाता है, जिसका नाम था चार्ल्स दशक। तो आगे हम बताएंगे इस वीडियो में इसमें, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना, तभी होगा, मजा देगा। अब क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था, तो सिंपल सी बात है कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था। और ये कैसन आदमी था, तो लतखोर। अब लतखोर कहे तो समझो कि आदमी को देखना नहीं चाहता था, यानी घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। यानी इसका कहना था कि किसी को राज में शासन तो करो, किसी राज में शासन तो करो, लेकिन जनता के भलाई न करो और बिना परिवर्तन किए शासन करो। यानी कुछ परिवर्तन मत करो, कुछ विकास के काम मत करो। ये ऐसा आदमी था मेटरनिक, है ना। और इसका जो है 1815 से लेकर, क्योंकि वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को तो हरा दिया गया, तो 1815 से लेकर 1848 तक जो समय चला, उस समय को मेटरनिक का युग कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं, है ना। इस मेटरनिक ने कुछ मूल मंत्र उसका भी था। मतलब यही कहना था कि भाई जनता के हित में काम करो नहीं, जो भी करो अपने लिए करो, अपने बाल बच्चा के लिए करो, अपना बीवी के लिए करो, जनता के लिए मत करो। भाड़ में जाए जनता और अपन काम बनता। यही था कौन, तो मेटरनिक। देखिए क्या मूल मंत्र दिया था मेटरनिक। बोला था मेटरनिक कि
राजा शासन तो करो लेकिन बदलाव नहीं करो, यानी कोई बदलाव मत करो यूरोप में, कोई बदलाव नहीं। जैसे है यूरोप वैसे ही छोड़ दो, जैसे है पहले था वैसे ही छोड़ दो, कोई बदलाव नहीं करो। सभी जगह पर पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दो जो पहले व्यवस्था था। जैसे में सामंतवादी था, नाप तो अलग अलग था, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के अलग अलग बढ़ावा था, वो सब पहले जैसा कर दो। ये था मेटरनिक। बिना परिवर्तन किए शासन करो, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन मत करो। ये वाला छूट गया। शासन करो लेकिन किसी का कोई बदलाव ना करो, कोई विकास मत करो, करबे मत करो, छोड़ दो। प्रेस पर सोच लीजिए मेटरनिक कितना खतरनाक आदमी था, बहुत ही डेंजर आदमी था मेटरनिक। कह रहा था कि प्रेस पर और पत्र पर कड़े पाबंदी लगा दो, इसलिए लगा दो कि ताकि मेरे खिलाफ कोई गलत ना लिखे, मेरे भड़काऊ जो है बात उस पर नहीं लिख देवे, ताकि जनता के पास जाएगा तो मेरे प्रति जो उसको नफरत हो जाएगा। ये देखिए प्रेस पर, जैसे अभी देख रहे होंगे प्रेस पर कैसे प्रतिबंध है, जो कहेंगे वही प्रेस वाला छापेगा, वैसे ही था। यानी मेटरनिक के काल जैसा अभी का काल चल रहा है। प्रेस पर पाबंदी, जो हम कहेंगे वही छापो, तो वही हाल हो जाएगा जो लुई 16वां का होल था। नुक्कड़ नाटक और भाषण और सामाजिक सभा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। वो बोल दिया था कि कोई आदमी सभा नहीं करेगा, कोई आदमी नुटक नाटक ही नहीं करेगा, सभी पर प्रतिबंध लगाया था। सबको, सभी जगह जासूसों को फैला दिया था। बोलता था कि अगर कोई मेरे खिलाफ अगर बोलेगा तो हमको बोलना, उसको बोलती बंद कर देंगे। ऐसा भय बना के रखा था कौन? मेटरनिक। स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया ताकि कोई भी छात्र आंदोलन नहीं कर सके। बस वही बात है, सगरों जासूस लगाया था कि कोई मेरे खिलाफ भड़काऊ भाषण न दे। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले नेता को बंदी बना लिया। जितना भी अपने देश के प्रति सोचने वाला नेता था, जो अपने देश के लिए करना चाहता था, विकास करना चाहता था, देश का कल्याण करना चाहता था, वैसे वैसे नेता को इन्होंने क्या किया? तो बंदी बना लिया। ये था कौन? तो मेटरनिक। ये था इसका मूल मंत्र। बहुत खतरनाक आदमी था। क्वेश्चन पूछेगा मेटरनिक कौन था तो लिख देना मेटरनिक एकदम कैसा बताया, खत्म आदमी था, है ना। अब आगे देखिए, आप लोग हम बताया है कि 3 महत्वपूर्ण क्रांति हुआ था। एक हुआ था 1789 में, एक हुआ 1830 में। अब ये 1830 वाला समझिए आखिर ये कारण क्या था। 1789 के फ्रांस से क्रांति क्या था? तो लुई 16वां के चलते। फिर लुई 17वां भी आया था, लेकिन उनका शासनकाल ज्यादा दिन तक नहीं रहा। 1789 से 93 तक माना जाता है कि उनका शासनकाल रहा था। उसके बाद जो है उसका शासनकाल के बारे में इस इतिहास में ज्यादा पढ़ना नहीं है। फिर 1830 के जो क्रांति हुआ तो उसका भी कोई ना कोई कारण है, क्योंकि कोई भी लड़ाई होता है ना तो उसका कोई ना कोई कारण जरूर बनता है, बिना कारण के लड़ाई हो ही नहीं सकता है। अब बस घर में देखते होगे, पड़ोसी में देखते होगे, पड़ोसी वाला कारण नहीं, तुमको खोजते हैं कि कखनी आएगा कि लड़ जाए, यही है लड़ाई का। आगे देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद, क्योंकि नेपोलियन का पतन हो गया वाटरलू के युद्ध में, नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया था। तो उसके बाद जो है 1815 से लुई 18वां कौन बना शासक? लुई 18वां। नेपोलियन के बाद फ्रांस के राजा कौन बना? तो लुई 18वां, बुर्बो राजवंश के था। फ्रांस के सम्राट बना था, अच्छा शासक कर ही रहा था कि 1824 में उसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। 16वां से तो कुछ तो ठीक था, अर्थात तो ओकरे खानदान के, लेकिन कुछ तो ठीक था, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जिसके मतलब 5 भाई है तो 5 भाई खराबे नहीं रहते हैं, 5 भाई बढ़िया नहीं रहते हैं, मतलब कुछ कुछ तो समझदार रहते हैं। तो लुई 18वां कुछ कुछ ठीक था, है ना, लेकिन बेचारा मर गया। उसके बाद फ्रांस के नया राजा बना कौन? तो चार्ल्स दशक। कहीं कहीं चार्ल्स एक्स भी लिखा रहता है, कहीं कहीं चार्ल्स दशक रहता है। तो चार्ल्स दशक को फ्रांस के गद्दी पर बैठा। और ये चार्ल्स दशक था ना, वो क्या किया कि पुरानी व्यवस्था को फिर से फ्रांस में लागू कर दिया। फिर से मतलब 18वां तो कुछ कुछ ठीक कर रहा था, लेकिन यहू जो था ना चार्ल्स दशक, यहू एकदम वही था, पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया कि जो पुरानी व्यवस्था है, जैसे पहले सब कोई रहता था, जैसे सब बिना परिवर्तन किए शासन करना है तो करना है। अब देखिए पादरी वर्ग, देखिए क्या किया चार्ल्स दशक, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार देने लगा। ऐसे ही काम करता था लुई 16वां कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को बढ़ावा देता था। यहू चार्ल्स दशक वही कर रहा है कि बाहरी पादरी वर्ग कुलीन वर्ग को बढ़ावा दे रहा है, छूट दे रहा है। और चर्च की शक्ति बढ़ा दिया। चर्च जानते हो फ्रांस में सबसे ज्यादा जो धर्म के होता है, चर्च धर्म के लोग मानने वाले लोग रहते हैं, उसका बढ़ावा दे दिया। उसके बाद जो है मताधिकार सीमित कर दिया, मताधिकार वोट देने का अधिकार को सीमित कर दिया। वो बोला कि वोट वही देगा जो मेरे बातों को ज्यादा सुनता है, जैसे में सामांती लोग, इन लोग के जो है वोट देने का अधिकार दे दिया, बाकी जनता लोग को नहीं दिया। तो क्या लग रहा है, तुम पढ़ रहे हो तो तोरा खीस बढ़ रहा है,
और यहाँ के जनता को सोचिए कितना खीस बढ़ रहा होगा, लग रहा होगा कि बिना नीमक की मिर्चाई के धर के दबोच दे, खाना बदोश वाला ला दे रूल है। सिर्फ सीमांतों का दिया, चार्ल्स दशक का विरोध होने लगा और 1830 ईस्वी को जैसे ही चार्ल्स दशक का विरोध होने लगा, ये देखिए कितना चालाक आदमी था, जैसे इसका विरोध होने लगा, ये सब काम करके, जनता के विरोध काम करके, जनता के खिलाफ काम करके, तो जैसे ही इसका विरोध होने लगा, ये देखिए चालाक आदमी क्या किया कि 1830 को पोलीग्रेक नामक कट्टर निरंकुश को प्रधानमंत्री बना दिया। बताइए, पोलीग्रेक नामक शासक को प्रधानमंत्री बना दिया जब इसका जनता विरोध करने लगा चार्ल्स दशक को। तो और ये जो पोलीग्रेक था, ये एकरो से खत्म आदमी था, एकरो से खत्म था, ये तो आओ हरामी था और पागल था, याव में देखना चाहता था जनता को। प्रधानमंत्री बना दिया और 1830 को इन्होंने 4 नियम बना दिया। 4 नियम बना दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दो, कोई प्रेस मीडिया नहीं रहेगा, इसको खत्म करो, समाप्त करो। मताधिकार के कुलीन और पादरी वर्ग को बढ़ावा दो, है ना, जो मताधिकार देगा करेगा वो कुलीन और पादरी वर्ग देगा। प्रतिनिधि सभा को भंग कर दो, जो प्रतिनिधि का सभा होता था, प्रतिनिधि सभा, उसको भंग कर दो। सितंबर से निर्वाचित की घोषणा की गई, निर्वाचन की घोषणा की गई। इस 4 नियम से फ्रांस के जनता ने, गजब था फ्रांस के जनता, मानने पड़ेगा, बेचारा सब दिन कष्ट में रहा। 1789 से लेके अब अभी तक बेचारा कष्ट में है। अब देखो आगे इसको छुटकारा मिलता है कि नहीं मिलता, अब तो पढ़ने के बाद ही ना पता चलेगा, लेकिन बेचारा कष्ट में था फ्रांस के सब जनता। फिर कहा गया कि जैसे 4 नियम के घोषणा किया, इसके बाद 26 जुलाई 1830 को जनता ने सड़क पर उतर गया और पोलीग्रेक के खिलाफ 3 दिन तक एकदम जम के क्या किया, तो आंदोलन किया। 3 दिन तक सूरा आंदोलन किया और जैसे आंदोलन किया और 31 जुलाई को चार्ल्स दशक भागकर इंग्लैंड चल गया। जैसे ही लगने लगा चार्ल्स पोलीग्रेक को और चार्ल्स दशक को कि अब बहनी छोड़ेगा नहीं, तो चार्ल्स दशक भाग के कहाँ चल गया, इंग्लैंड चला गया। और जैसे इंग्लैंड गया और उसी समय से जो है बुर्बो राजवंश खत्म हो गया। बुर्बो राजवंश के शासन क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि अभी चल रहा है जी। लुई 16वां, लुई 17वां कुछ समय तक, फिर लुई 18वां, फिर उसी का चार्ल्स दशक, फिर पोलीग्रेक, ये सब जो है ना बुर्बो राजवंश के में थे। और जैसे वो चल गया, चार्ल्स दशक चल गया, इंग्लैंड भाग गया डर से, उसी जो है क्या हो गया, बुर्बो राजवंश खत्म हो गया। अब जब बुर्बो राजवंश खत्म हो गया तो जनता के तो कुछ तो चैन आया, कुछ तो मतलब ठीक हुआ। अब आगे समझिए, अब आगे देखिए, जैसे ही बुर्बो राजवंश की शासन खत्म हुआ, वैसे ही जो है एक नया शासन स्थापित हुआ जिसका नाम है आर्लेंस वंश। आर्लेंस वंश, बुर्बो राजवंश खत्म, अब नया वंश स्थापना हुआ फ्रांस में जिसका नाम क्या है, आर्लेंस वंश। अब इस आर्लेंस वंश का जो स्थापना तो हुआ, लेकिन इसको जो है राजा कौन बना, तो लुई फिलिप बना। सोच लीजिए, पहले राजा के हम नाम गिनवा देते हैं। पहले था लुई 16वां, एकदम निरंकुश राजा। उसके बाद आया कौन, तो लुई 17वां, कुछ समय तक, ज्यादा इसमें नहीं कुछ काम किया है। फिर आया नेपोलियन, नेपोलियन तो बेचारा मस्त आदमी था। फिर आया लुई 18वां, और लुई 18वां के बाद आया चार्ल्स दशम, और चार्ल्स दशम के बाद आया कौन, तो पोलीग्रेक। अब पोलीग्रेक के बाद जैसे ही खत्म हुआ बुर्बो राजवंश, तो आया आर्लेंस वंश। यानी सोच लीजिए, लिख देते हैं आप लोग को। फ्रांस में शासन 1789 में कौन, तो लुई, 1789 में कौन था यहाँ से, तो लुई 16वां, लुई 16वां था। फिर कुछ समय खातिर जो है लुई 17वां, फिर आया नेपोलियन, नेपोलियन फ्रांस के राजा बना। फिर नेपोलियन के बनने के बाद जो है जैसे नेपोलियन को हटा दिया तो बन गया कौन, तो लुई 18वां, लुई 18वां। अब जैसे लुई 18वां बना, वो ठीक था, बेचारा का मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद बना कौन, तो चार्ल्स एक्स, यानी चार्ल्स दशम बना। और जैसे चार्ल्स दशम जो है गलत काम कर ही रहा था, किसका विरोध जनता करने लगा, तो किसको बना दिया, तो ये बना दिया था किसको, तो ये किसको बना दिया, तो पोलीग्रेक को, पोलीग्रेक को बना दिया प्रधानमंत्री। और जैसे ही पोलीग्रेक को बनाया तो यहू एकरो से बनवासी था, और इसका लोग जनता विरोध करने लगा। एक डर से निकाह हो गया, भाग गया इंग्लैंड। और जैसे इंग्लैंड भागा तो ये सब जितना भी वंश था इसको छोड़कर ये सब कौन सा वंश में था, तो बुर्बो राजवंश के था, बुर्बो राजवंश, राजवंश के था, बुर्बो राजवंश के था। भाग गया, बुर्बो राजवंश हो गया खत्म। अब खत्म होने के बाद कौन सा वंश आया, तो आर्लेंस वंश आया, आर्लेंस वंश आया। अब आर्लेंस वंश जो राजा बना फ्रांस के, तो वो राजा कौन बना, आर्लेंस वंश आया। अच्छा यह है यहाँ पर ना हो, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो दूसरा लिख देते हैं।
यह कर लीजिए यहाँ पर आर्लेन्स वंश, आर्लेन्स हो जाएगा, आर्लेन्स वंश। ठीक, इसके बाद इसका शासक कौन था, राजा कौन बना, तो लुई फिलिप बना। अब बताइए, ऐसा जो है फ्रांस में शासक चल रहा था। अब जैसे ही लुई फिलिप राजा बना तो शासन तो अच्छा कर ही रहा था कि इटली, अब समझिएगा, इटली देश, जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड, हंगरी के राष्ट्रीयता से आंदोलन होने लगा। अब जैसे आंदोलन हुआ, फिर आगे चलकर फ्रांस में भी फिलिप्स के खिलाफ आवाज उठने लगा और 1848 में जो हुआ क्रांति, उसी को हम लोग बोलते हैं 1848 की क्रांति। इन वंश बना राजा अच्छा था, लेकिन इटली में और जर्मनी में और क्या हो रहा था, एकीकरण हो रहा था, यानी एक का बात चल रहा था। यूनान, पोलैंड, हंगरी और राष्ट्रीयता की आंदोलन चल रहा था। तो फ्रांस में भी जनता ने क्या किया कि इसके खिलाफ आवाज उठाने लगा, और इस खिलाफ जैसे आवाज उठाया तो इसको क्रांति टाइप हो ही जाता है भाई, मतलब विरोध करना, लड़ाई होना हो ही जाता है। उसी का नाम पड़ गया 1848 की क्रांति। तो ये आप लोग के जो है 3 महत्वपूर्ण क्रांति बताए, एक 1789 के, एक 1830 के, एक हो गया 1848 के। ये 3 गो महत्वपूर्ण कारण हुआ फ्रांस में। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, एकदम धर के घुमच दीजिए। अब आगे देखिए, अब ये तो हो गया 1848 तक। अब आप लोग के हम बताए थे कि मेटरनिक जो था ना, वो इटली को, अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूसरा है। वो तो 3 गो युद्ध था। अब यहां से समझिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर था मेटरनिक, वो नहीं चाहता था कि हम इटली को और जर्मनी को एक करें, क्योंकि वो छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था, इटली और जर्मनी। और इटली और जर्मनी को एकीकरण करने में बाधा जो डालता था, वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक डालता था, हमेशा बाधा डालता था, एक नहीं होने देता था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर एक हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर ना होता है बड़ियार हो जाएगा, इसलिए तोड़िए के रखना चाहता था। लेकिन इटली के जो एकीकरण हुआ था, इटली के एकीकरण मतलब एक होता है एकीकरण, ये 3 व्यक्ति किए थे, 3 नायक थे। एक थे मेजनी, मेटरनिक नहीं, मेटरनिक दूसरा था, मेजनी दूसरा है ना, दोनों एक में मत मिला देना, मौ से है तो ढेर लड़कन कंफ्यूज हो जाता है। ओ फ्रेंड लड़कन तो आप कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या बात ये थी। तो एगो था मेजनी, लाल के फीना गेले, मेजनी। एक था काबूर, काउंट काबूर, पूरा नाम बोले तो काउंट काबूर, है ना। एक था गेरीवाल्डी। यही 3 गो व्यक्ति जो थे ना, ये तीनों, इन्होंने क्या किया कि इटली का एकीकरण किया, इटली का एकीकरण। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरीवाल्डी का क्या योगदान था। बहुत ही अच्छा योगदान था, बहुत ही योगदान था। तो 2 गो देश था, एक इटली था, एक जर्मनी था। तो जर्मनी के जो एक किया, जर्मनी का जो एकीकरण किया, एकीकरण वो बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क को कम आदमी नहीं था, बहुत डेंजर आदमी था, बहुत बोलता कम था, सोचता ज्यादा था। अब वैसा ऐसा आदमी बड़ी मतलब खतरनाक, मतलब बनमास नहीं, बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे, है ना। कितना बोलना है ये मायने नहीं रखता है, क्या बोलना है ये मायने रखता है। आज के दौर में देखोगे ना कि लोग बोलते जा रहे हैं, किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहा है तो बोल रहा है, तो नहीं। ये जो था ना बिस्मार्क, बहुत ही दिमाग वाला था। तो बिस्मार्क यानी जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान था, बिस्मार्क को। और इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो मेजनी, काबूर और गेरीवाल्डी का योगदान था, क्योंकि दोनों देश को तोड़ के रख लेता, जुटने नहीं देता था, दोनों को ऑस्ट्रेलिया बाधा करता था हमेशा, है ना। अब आगे समझिएगा कि तीनों के बारे में समझिएगा, ये तीनों के और ये 3 यानी 4 गो व्यक्ति जो है ना इसमें आएंगे। एक आएगा मेजनी, एक आएगा काबूर, एक आएगा गेरीवाल्डी। तो पहले समझिएगा मेजनी कौन था। तो आप तो एक लाइन में समझ गए कि मेजनी जो है इटली का एकीकरण करने वाला था, किया था, है ना। आगे देखिए, मेजनी का जन्म याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। मेजनी का जन्म जो 1805 ईस्वी के सार्डिनिया के है बाबू, थोड़ा सट गेल है, के जिनोवा शहर में हुआ था। इनमें पिताजी यानी इनके पिताजी जो थे विख्यात चिकित्सक थे, किनको, तो मेजनी का जन्म कब, 1805 में। अब इसको याद कैसे करोगे, तो 1 साल पहले जो था ना वो शासन किया था कौन, तो नेपोलियन। और नेपोलियन 1804 में शासन किया था, और उसके 1 साल के बाद जो है मेजनी का जन्म हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्वेश्चन यहां भी निकल गया कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है।
यह लेखक तथा दार्शनिक थे, लेखक तथा दार्शनिक थे मेजनी। और मेजनी इतना ही काम नहीं, और भी काम किए, बहुत ही अच्छा काम किए। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि जन्म हुआ, एक दो लाइन इसमें भी है, आगे देखिए। 1830 में 5 में जन्म हुआ, 30 में समझिए, 30 में एक और क्रांति भी हो रहा था, याद करिए, हो रहा था ना। 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया था, नागरिक आंदोलन। तो क्या लग रहा है कि 1830 को क्रांति में इनका भी योगदान था। तो आंदोलन चलाया जिसका समर्थन सभी जनता ने किया था, सब कोई जनता ने इनका समर्थन किया था। और मेजनी 1831 में मासेई में यंग इटली का स्थापना किया था, यंग इटली का। क्वेश्चन 2 का यहाँ निकल जाएगा, यहाँ इस लाइन में खाली एक लिख लेगा कि यंग इटली का स्थापना किसने किया। यंग यंग जान रहे हैं कि इटली के एकीकरण करने में यंग लोगों का जरूरी है, यंग लोगों का, इसलिए यंग इटली का स्थापना किए। कब? 1831 में। किसने? तो मेजनी। तो 3 क्वेश्चन नहीं निकल गया। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किए, दोनों पूछता है। 30 में नागरिक आंदोलन चला, 31 में यंग इटली की स्थापना किए और 34 में यंग यूरोप की स्थापना किए और इटली का एकीकरण किए थे, है ना, योगदान था इनका। ये थे मेजनी के बारे में। तो मेजनी के बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा कि मेजनी कौन था, व्हाट इज मेजनी, मेजनी कौन था। तो बस लिख दीजिएगा कि मेजनी कौन था। तो मेजनी जो है इटली के एकीकरण करने का एक प्रमुख व्यक्ति, समझिए को नायक था, जिसका जन्म 1805 में हुआ था जिनेवा में। ठीक, आगे देखिए। उसके पिताजी थे ना, विख्यात चिकित्सक थे और मसीहा कहा जाता है, एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। नागरिक आंदोलन चलाया 1830 में, क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा कि 1830 में मेजनी ने कौन सा आंदोलन चलाया। तो नागरिक आंदोलन चलाया, है ना। उसके बाद 1831 में यंग इटली का स्थापना किया और 34 में यंग यूरोप का स्थापना किया। ये थे मेजनी के बारे में। बहुत नॉर्मल पूछता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं समझिएगा, इतना जो बताया है ना सबको ऑब्जेक्टिव निकलेगा। आगे समझिए। काउंट काबूर, ये भी इटली के एकीकरण के में मतलब योगदान दिए थे। काउंट काबूर, काउंट काबूर का जन्म जो है 1810 में हुआ था। यह एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति थे, कूटनीतिक यानी समझ जाइए कि बोलते कम थे सोचते ज्यादा थे। राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, निरंकुशवाद का पक्का विरोधी थे। जो निरंकुशवादी था उनका पक्का विरोधी थे, देखना नहीं चाहते थे काबूर। यह जानता, यह है जी, दोनों शॉर्ट गेल है। यह जानता था कि इटली के एकीकरण की बड़ी बाधा जो है ऑस्ट्रेलिया है। काउंट काबूर जानते थे कि इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा है तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए उन्होंने फ्रांस से दोस्ती कर ली। देख लीजिए कितना दिमाग है, दुश्मन से दोस्ती भी कर रहे हैं हराने के लिए ऑस्ट्रेलिया को, है ना। इटली और जर्मनी के क्षेत्रों में विकास करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम इटली में और जर्मनी के क्षेत्र में विकास करें। अब कुछ इनका महत्वपूर्ण काम भी था। 1850 में सरडिनिया का प्रधानमंत्री बने। सरडिनिया बताएंगे क्या है, जगह है, आगे बताएंगे। आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दिए, कृषि का विकास किए, रेल, सड़क, नहर, पढ़ाई, सेना का सुधार किए। वो तो जान रहे हैं कि भाई ऐसे इटली का एकीकरण थोड़े होगा, मजबूत तो बनने पड़ेगा, तो मजबूत कर रहे हैं। 1862 में काबूर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ये थोड़ा सा दुख की बात है, आप समझिए। अब मृत्यु हुआ तो ऐसा नहीं है, एकीकरण करने में बहुत बड़ा इनका भूमिका था। अब अभी एकीकरण नहीं हुआ है, इटली बेचारे मर गए, लेकिन वहां तक पहुंचा के मरे, वहां तक मतलब पहुंचा दिए, आधा से बेसी तक पहुंचा दिए। क्योंकि देखिए आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दिए, कृषि का विकास किए, इस सब का व्यवस्था कर दिए, पढ़ाई का व्यवस्था, सेना का सुधार किए, नहर, सड़क, इस सब का व्यवस्था कर दिए। तो भाई कुछ ना कुछ तो इटली मजबूत हो गया। अब देखिए, तो मेजनी हो गया, दूसरा हो गया काबूर और तीसरा हो जाएगा गेरिवाल्डी। अब देखिए गेरिवाल्डी कौन था। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ। वो पेशे से नाविक थे। गेरिवाल्डी कंफ्यूज मत होइएगा, मेजनी, काबूर, गेरिवाल्डी जो इटली के एकीकरण करने का तीनों क्या थे, महत्वपूर्ण नायक मानने के थे। पेशे से नाविक थे। मेजनी काबूर जैसे राष्ट्रवादी थे, यानी मेजनी जो है, मेजनी और काबूर जैसे क्या थे, राष्ट्रवादी थे गेरिवाल्डी। 1860 तक इटली का एक संगठित क्षेत्र बन चुका था, बताए थे ना। को मरे तो थे काबूर, लेकिन बहुत अच्छा जगह तक पहुंचा के मरे थे। सैनिक ने इनके लिए तलवार शब्द का प्रयोग किया था, सोच लीजिए। और मेजनी का समर्थक थे, यानी मेजनी को हमेशा अपना समझिए कि बहुत बड़ा भाई जैसा मानते थे। मेजनी को सपने को पूरा करना चाहते थे गेरिवाल्डी, कि जो मेजनी का सपना है कि हम एकीकरण करें उसको हम करके दिखाएंगे, गेरिवाल्डी का यह था। उन्होंने अपनी सेना का नाम
पर लाल कुर्ती का गठन किया। लाल कुर्ती, इसमें 1862 में रोम पर आक्रमण किया गया था और इसका विरोध काउंट काबूर ने किया और अंततः अपना जीता हुआ सारा क्षेत्र विक्टर को सौंप दिया। सोचिए, जीता हुआ उनका क्षेत्र था और जीता हुआ क्षेत्र जो है विक्टर को सौंप दिया कि ले जाइए, लेकिन हमको किसी प्रकार जो है एकीकरण होना चाहिए, यानी दे दिए। और खुद जो है एक साधारण जीवन जीने लगे और जीवन बिताने लगे। कौन? तो गेरिबाल्डी। एकीकरण होता है आगे, आपको हम बताएंगे, है ना। अब एक और व्यक्ति है बिस्मार्क। बिस्मार्क है, बिस्मार्क के बारे में जानिए, है ना। बिस्मार्क के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था? जर्मनी, क्योंकि जर्मनी बहुत ही ताकतवर देश था, बहुत ही ताकतवर। ताकतवर बनाया था तो कौन बनाया था? बिस्मार्क बनाया था। इनका जन्म 1812 ईस्वी को ब्रेंडनबर्ग में हुआ था। वे हिगेल के विचारों से प्रभावित थे। हिगेल के विचारों से क्या थे? दोस्त थे माने इनका, तो उनके दोस्तों से अपना विचारों से प्रभावित थे। यह एक सफल कूटनीतिक थे और वे निरंकुश राजतंत्र को समर्थन करते हुए, निरंकुश राजतंत्र को, यहाँ देखिए कितना दिमाग वाले थे, निरंकुश राजतंत्र को समर्थन करते हुए जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किए। भेजा से दिमाग ले रहे हैं, भेजा से काम कर रहे हैं। कूटनीतिक सफल थी कि चाहे वह प्रजातंत्र रहे, चाहे निरंकुश राजा रहे, चाहे कट्टरवादी रहे, उदारवादी रहे, कोई भी रहे, हम समर्थन देंगे, क्योंकि बहुत आगे की बात सोचने वाले आदमी थे। इनमें जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन किए, विशाल सेना का गठन किए और प्रासा का शासन विलियम प्रथम यह जानता था। प्रासा यानी आज बोलो तो जर्मनी, पहले नाम क्या था? प्रासा। यानी प्रासा का शासक विलियम प्रथम यह जानता था कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से हरा नहीं दिया जाएगा तब तक जर्मनी के एकीकरण करना संभव नहीं है, और यह काम करेंगे तो बिस्मार्क करेंगे। पहले बात समझिए, बिस्मार्क एक कूटनीतिक आदमी थे, सोचते थे बहुत ज्यादा। उन्होंने क्या किया कि निरंकुश राजतंत्र से भी, चाहे कोई भी शासक शासन कर रहा हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, निरंकुश राजा हो, कट्टर हो या उदारवादी हो, कोई भी हो, सभी को समर्थन दिए। सोचिए, इनको जीतना है और समर्थन दे रहे निरंकुश राजा को। और उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी के एकीकरण के लिए विशाल सेना का गठन किए। बात समझिएगा, विशाल सेना का गठन किसने किए? तो बिस्मार्क किए थे। और जर्मनी के शासक को मालूम था, विलियम प्रथम को, कि जब तक फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से पराजित नहीं कर दिया जाएगा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से पराजित यानी हरा नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है जर्मनी एक नहीं होगा, है ना। जब तक एक नहीं होगा, यह जो काम कर सकते हैं वो कौन कर सकते हैं? बिस्मार्क ही कर सकते हैं। चलिए, कुछ कुछ योगदान था, देख लीजिए। योगदान क्या है कि 1830 में ऑस्ट्रेलिया प्रासा संधि का विरोध किए। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में भी भाग लिए थे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बिस्मार्क के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम बताइए। अच्छा, वह पीटर्सबर्ग यानी रूस और पेरिस फ्रांस में राजदूत भी बनाया गया, यानी राजदूत को भी बनाए। और 1862 में प्रासा का प्रधानमंत्री भी बने। जर्मनी के क्या बने? प्रधानमंत्री भी बने। अच्छा, उसने सैन्य शक्ति के महत्व को समझते हुए उन्होंने रक्त और तलवार की नीति भी अपनाया। यानी तलवार और नीति किसने अपनाया? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया? तो बिस्मार्क ने अपनाया, क्योंकि वो जानता था कि जब तक हम तलवार की नीति नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा देश एकीकरण नहीं होगा। तो ये था बिस्मार्क का योगदान। तो हम आप लोग के आज ये क्या बोलते हैं, मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी, बिस्मार्क के बारे में हम बताएं। आप लोग जो है इसको बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिकॉर्ड देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, एकदम पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। बहुत थैंक यू।